नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विज्ञान का दूसरा चैप्टर जंतुओं एवं मनुष्यों में पोषण ये अध्याय हम अध्ययन करेंगे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पौधे जो वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए जो उनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम आज मनुष्यों एवं जंतुओं में जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी प्रकृति में कई प्रकार के जो जीव हैं, उन सारे जीव जितने भी जो जीव हैं और जंतु है वो सब उनमें कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कई जंतु जो हैं वो एक कोशिकीय जंतु होते हैं और कई जंतु बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। एक कोशिकीय जंतुओं में उदाहरण अमीबा का आता है और बाकी इसके अमीबा, कवक है, कई सारे इनका जो हैं ये एक कोशिकीय जीव हैं। इसके अलावा मनुष्य हैं, जानवर हैं, वो सब सारे के सारे जो है बहुकोशिकीय जीव है। इनका जो शरीर है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इन कोशिकाओं को वृद्धि करने के लिए, फैलने के लिए इसके अलावा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा मिलती है भोजन के द्वारा। तो इस प्रकार से अब इनमें भोजन किस प्रकार से होता है आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण हमने पिछले अध्याय में जब अध्ययन किया था तो पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। कुछ पौधे जो थे वो परपोषी थे जिसमें अमरबेल थी, लेकिन जंतु जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो जो भोजन है वो प्रकृति में कुछ तो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, कुछ जंतुओं का शिकार करके प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो भोजन है वो दूसरों के ऊपर आश्रित होता है, इसलिए जो ये स्वपोषी नहीं परपोषी कहलाते हैं। कुछ जंतु प्रकृति में पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि गाय है, बकरी है, ये क्या है, ये पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं, इसलिए शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। कुछ जो जंतु हैं वो अपना भोजन दूसरे जंतुओं के द्वारा, शेर, चीता, कुत्ता, शेर, चीते, कुत्ते, ये सब सारे क्या है वो दूसरे जीवों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि पेड़ पौधों के पत्तों को भी खा लेते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो उस समय मांस का सेवन भी कर लेते हैं, तो इसलिए सर्वहारी जंतु कहते हैं, जिनमें भालू है, चिड़िया है, कौवे हैं, ये सब सारे जो है सर्वहारी जंतु कहलाते हैं। अब हम जो है पोषण किसको कहते हैं सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पोषण का मतलब होता है कि जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को भोजन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उनको वृद्धि करने के लिए और उनको उनकी मरम्मत करने के लिए, इसको हम पोषण कहते हैं। जो ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको हम पोषण कहते हैं। जंतुओं में पोषण दो प्रकार से होता है। पहला है स्वपोषण तथा दूसरा परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, परपोषण जो दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। और तीसरा जो अब ये परपोषण, तो हमारे यहाँ जो ये जंतु है वो किसके परपोषण के उदाहरण है। स्वपोषण तो होता नहीं, स्वपोषण में तो खाली पेड़ पौधे आते हैं, तो ये परपोषण का उदाहरण है। परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा है प्राणी संभोजी। मृतोपजीवी ऐसे जंतु जो कि दूसरे मृत जानवरों को खाते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। दूसरा है परजीवी जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो परजीवी। और तीसरा है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी में ऐसे जंतु जो कि अपना भोजन ठोस पदार्थों के द्वारा
ग्रहण करते हैं वो प्राणी संभोजी कहलाते हैं। इनमें मनुष्य आ गया, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, गाय है, ये सारे के सारे प्राणी संभोजी का उदाहरण है। प्राणी संभोजी का मतलब है कि जो अपना भोजन ठोस पदार्थ के द्वारा प्राप्त करते हैं वो प्राणी संभोजी कहलाते हैं। प्राणी संभोजी में जंतु अपना भोजन जो है वो अंतर्ग्रहण करते हैं, अपने मुंह के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है। शरीर के अंदर जाने के बाद में हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रियाओं के द्वारा सरल रूपों में, छोटे छोटे खंडों में, उनमें सरल रूपों में वो विखंडित हो जाता है या टुकड़ों में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उस भोजन को अवशोषित कर लेती है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ भोजन ऐसा होता है जो कि पचता नहीं है या कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, वो हमारे शरीर के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्राणी संभोजी में अंतर्ग्रहण, फिर उसके बाद पाचन के बाद में अवशोषण के बाद में बहिष्क्रमण मतलब बाहर निकालना, ये क्रियाएं चलती रहती है। अब हम अध्ययन करेंगे आगे। जंतुओं में पोषण के अंतर्गत सबसे पहले हम अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि प्रकृति में अमीबा जो है वो एक कोशिकी जीवों का एक उदाहरण है। अब वो उसमें कोशिका केवल एक ही कोशिका है, तो इस प्रकार से उसमें भोजन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये अमीबा का जो है वो इस प्रकार से एक कोशिकी जीव होता है। इसमें सबसे पहले अंतर्ग्रहण, इस कोशिका को जब भोजन की आवश्यकता होती है तो उस समय ये भोजन को पहचानता है। मान लो यहाँ पर इसने भोजन को ये पहचाना, इस भोजन को पहचानने के बाद में इसके कूटपाद का मतलब ये जो हिस्से हैं ये हिस्से क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते और इस भोजन को जो है वो क्या करते हैं, ये इसके चारों तरफ एक वातावरण आवरण बना लेते हैं और इस प्रकार से इनका जो इस भोजन को वो इस प्रकार से ढक लेते हैं और इसको कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका का मतलब होता है होल, जो इस रिक्तिका के अंदर इसको क्या, इस भोजन को क्या करते हैं कि ये जो है इसके हिस्से बढ़ते हैं, इसको बढ़ने के बाद में इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद में एक रिक्तिका बनाते हैं। इस प्रकार से ये जो है अंतर्ग्रहण, इसको क्या किया, अंतर्ग्रहण मतलब इसने भोजन को ग्रहण किया। सबसे पहले भोजन को पहचानने के बाद में इसके जो कोशिका के जो हिस्से हैं वो फैल करके इसके चारों तरफ क्या किया, एक वातावरण, एक रिक्तिका का निर्माण किया। रिक्तिका का निर्माण करने के बाद में यहाँ से हमारे इन पाचन के रस, जिनको एंजाइम कहते हैं, तो पाचन रस जो है वो इसको निकलेंगे और इस भोजन को क्या करेंगे, पचाने का कार्य करेंगे। तो दूसरी क्रिया कौन सी होगी, पाचन की क्रिया। जब ये भोजन पच जाता है तो पचने के बाद में उसके बाद में ये जो भोजन है ये पचने के बाद में ये क्या है, इनके जो कोशिका के जो द्रव हैं, इन कोशिका द्रव्यों के द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब ये इनको खींच लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये जो भोजन है, भोजन का पाचन हो गया, एंजाइम निकले, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के बाद में इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ग्रहण करने के बाद में कोशिका जो है वो वापस कैसी हो जाती है, जैसी पुरानी अवस्था थी इस प्रकार से ये कोशिका बन जाती है। अब जब ये जो भोजन है जो ग्रहण किया, इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है, इसको सांस लेने में, श्वसन की क्रिया, जितनी भी जो सजीव श्वसन की क्रिया होती है तो इसमें इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है, इस कोशिका को सांस लेने का कार्य करता है और दूसरा हिस्सा क्या करता है, इस कोशिका में वृद्धि कर देता है। बढ़ते हैं ना, कोशिका बढ़ती है तो इस कोशिका की वृद्धि हो जाती है। तो इसका थोड़ी सी जो कोशिका है वो बड़ी हो जाएगी। दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा तो इस कोशिका को बड़ा कर देता है और एक हिस्सा क्या कर देता है, इसको सांस लेना। तो ये अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण की क्रिया, ये तो अवशोषण हो गया, अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण हो गया। स्वांगीकरण के बाद में कुछ भोजन ऐसा होता है इसमें जो कि पचता नहीं है या इन कोशिका के द्रव्यों के द्वारा इसको अवशोषित नहीं होता,
वो भोजन जो है वो वेस्ट पदार्थ होता है वो क्या करते हैं इस कोशिका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कोशिका के यहाँ से एक छेद होता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से इनमें पोषण होता है। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर उसके बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण और स्वांगीकरण के बाद में बहिक्षेपण। तो इस प्रकार की क्रिया अमीबा में चलती है। मुझे आशा है कि आपको अमीबा में पोषण किस प्रकार से हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको यदि अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार और मेरा जो वीडियो है वापस एक बार और देख लें और अपनी जो किताब है इस किताब के इसमें जो चित्र है उस चित्र के द्वारा इसको आप और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर। अभी हमने एक कोशिकीय जीव अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है उसके बारे में अध्ययन किया। अब बहुकोशिकीय जीवों में पोषण किस प्रकार से होता है उसमें सबसे पहले हमारा जो शरीर है मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो शरीर है कई ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। उन कोशिकाओं में वृद्धि करने के लिए, उनके मरम्मत करने के लिए उन कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन ऊर्जा की पूर्ति करने का जो कार्य है वो हमारा भोजन करता है। भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है। उसका पूरा का पूरा हमारे शरीर में एक पाचन तंत्र है। तो आज हम हमारे शरीर का पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र में मुख्य रूप से मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत ये इनके मुख्य हिस्से होते हैं। अब इनमें जो पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम क्रमवाइज देखेंगे। सबसे पहला मुख। हम जब भोजन किसके द्वारा करते हैं, हमारा जो भोजन है वो मुंह के द्वारा करते हैं। तो जब हम कोई भी जो भोजन करते हैं, चाहे रोटी का टुकड़ा है, ब्रेड का टुकड़ा है या कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं तो सबसे पहले उस टुकड़े को हमारे जो दांत होते हैं वो दांत उस टुकड़े को तोड़ने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर के दांतों की जो रचना है वो किस प्रकार से है अपन चित्र में देखते हैं। सबसे पहले तो मुख की रचना इस प्रकार की होती है। इसके जो आगे के जो दांत है वो दांत कृंतक कहलाते हैं। इस कृंतक का जो कार्य क्या है, हमारे भोजन को तोड़ने का कार्य। जब हम रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं, ब्रेड का टुकड़ा तोड़ते हैं तो तोड़ने का कार्य जो है वो इस कृंतक के द्वारा होता है। फिर उसके बाद में हमारा जो जीभ है वो जीभ क्या करती है, उस घूमती है और घूमने के बाद में उस भोजन को फेरने का कार्य करती है। फिर पीछे के जो दांत है वो रदनक दांत होते हैं, वो चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद चर्वणक और अग्र चरणवक ये जो हिस्से हैं ये उस भोजन को क्या करते हैं, मथने का कार्य करते हैं। मतलब लार निकलती है, वो लार उस भोजन के साथ जो है वो घुलती जाती है और उस भोजन को चूरा करने का कार्य या उसको मथने का जो कार्य है वो मथने का कार्य करती है। सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो आगे के दांत तोड़ने के और बीच के जो दांत है जिसको हम दाढ़ कहते हैं वो दाढ़ क्या करती है, उस भोजन को पीसने का कार्य करती है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या करती है, विभक्त कर देती है। जीभ का कार्य क्या होता है, जीभ जो है उसके मुख्य रूप से दो कार्य हैं। एक तो स्वाद, उसके जो जीभ के जो हिस्से होते हैं उस जीभ में स्वाद नलिकाएं होती है। आगे का हिस्सा जो है वो मीठे के लिए, बीच का हिस्सा खट्टे के लिए, कड़वे के लिए। तो जो भोजन स्वाद में अच्छा नहीं होता है तो वो क्या होता है, उसको हम शरीर से बाहर से मतलब मुंह से बाहर निकाल देते हैं। कई बार देखा होगा अपन ने कि कुछ चीज़ हमें नहीं भाती है या कुछ ऐसी चीज़ गलत खाने में आती है तो मुंह में जाते ही हम उसको बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से जो जीभ है वो जीभ का कार्य क्या है, उस भोजन को अगर अच्छा भोजन होता है तो उसको जो है मुंह के अंदर लपेटने और उसके बाद में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करता है। और इसमें सहायता क्या करती है, लार। हमारे शरीर में क्या होता है, कई बार हमने देखा होगा मुंह में पानी आना। अपन देखते हैं ना, कोई मीठी चीज़ वस्तुओं का नाम ले लेते हैं, ऐसे कुछ आते हैं तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या होता है, लार होती है। तो ये लार और जीबान उस भोजन को और दांत ये उसको हमारे शरीर में इस मुंह में मथने का, हम चबाते हैं, चबा करके मथने का कार्य करती है। मथने का कार्य करने के बाद में उसका जो दूसरी है ग्रास नली, उस मुंह के बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक 25 सेंटीमीटर की एक नली होती है जिसको कि हम ग्रास नली कहते हैं।
उस ग्रास नली के थ्रू हमारा जो भोजन है वो हमारा भोजन एक नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद में ग्रास नली जो है वो इस प्रकार से नली होती है, खोखली नली। तो यहाँ से भोजन जो है वो जब मथ जाता है, मथने के बाद नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद यहाँ पर आमाशय में पहुँच जाता है। यहाँ से मथने के बाद में ग्रास नली से नीचे पहुँचना, ये जो क्रिया है ये तो जल्दी हो जाती है। लेकिन उसके बाद में जब भोजन है वो आमाशय में पहुँचता है। आमाशय जो है वो इस प्रकार की एक रचना होती है जे आकार की। इस जे आकार की जो रचना में यहाँ पर जब आमाशय में भोजन पहुँचता है तो फिर उसके बाद में इसकी प्रक्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ रहता है। इसमें भोजन जब रहता है तो यहाँ पर कई सारे जो एसिड है, अमीनो अम्ल है, एंजाइम है, वो इसके अंदर आते हैं और स्रावित होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, ये इस भोजन को क्या करते हैं और सरल कर देते हैं। पहले से चबा तो देते हैं, फिर चबाने के बाद में एसिड और ये जो आमाशय है, आमाशय की जो नसें हैं, आमाशय के अंदर जो हमारे जो शरीर की जो इसकी जो दीवारें हैं, इस दीवार में क्या करता है भोजन को संकुचन का मतलब दबाना, उसके अंदर जो है उसमें एसिड डालना, एसिड जाता है, एंजाइम जाता है, पाचक रस जाता है, वो इसको मथने का काम करती है। उसको क्या है बिल्कुल चूरे चूरे लिक्विड टाइप है ना, बिल्कुल सरल रूपों में विखंडित कर देती है। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर पचता है। इस पचने के बाद में फिर इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो आमाशय की जो दीवारें हैं, आमाशय की दीवारों के द्वारा इसमें छोटी छोटी बारीक बारीक नसें होती है जो कि इसके द्वारा जो ऊर्जा निकलती है, स्टार्च निकलता है, उनको अवशोषित कर लिया जाता है। और जो भोजन नहीं पचता है या जो अवशोषित नहीं होता है वो उसके बाद में धीरे धीरे जो वो क्या होता है छोटी आंत में जाता है। ये छोटी आंत जो है छोटी आंत, इसकी जो साइज छोटी होती है लेकिन खूब लंबी होती है, कम से कम 5 से 6 मीटर लंबी। 5 से 6 मीटर का मतलब होता है 30-40 फीट के आसपास। लेकिन ये क्या है कि कुंडली के रूप में एक दूसरे के ऊपर गुथी हुई रहती है। अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से वो गुथी हुई रहती है। और ये जो भोजन है वो पचने के बाद में आगे इस छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में और उसका जो भोजन का और इसका पाचन होता है। यहाँ पर और कई सारे अम्ल निकलते हैं और उसको अम्ल जो है इसको भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद में जब ये जो छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत इस तरीके से खूब सारे कुंडलियाँ लेकर के यूँ ढेर से पड़ी रहती है। तो छोटी आंत लंबी तो खूब होती है लेकिन साइज में या मोटाई में छोटी होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। फिर उसके बाद में जो भोजन इसमें से रहने के बाद में जो बच जाता है वो भोजन जो अवशोषित नहीं होता दीवारों के द्वारा या पचता नहीं है, वो भोजन फिर क्या होता है वो आगे एक बड़ी आंत होती है। जो बड़ी आंत इसकी मोटाई मोटी होती है लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होती। मोटाई मतलब मोटाई में होती है लेकिन लंबाई में ज़्यादा नहीं होती है। तो इस बड़ी आंत में वो पहुंचता है। बड़ी आंत में जो भोजन पहुंचता है वो ऐसा भोजन होता है जो कि इन एंजाइम के द्वारा या हमारे जो शरीर की जो पाचन रस जो निकलता है, इन पाचन रस के द्वारा या तो पचता नहीं है या इनकी जो हमारे शरीर की जो कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं होता है। वो सारा भोजन जो है वो वेस्ट पदार्थ के रूप में बड़ी आंत में आता है। और बड़ी आंत में आने के बाद में वो क्या है हमारे शरीर में मल द्वार के द्वारा या गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो शरीर है मनुष्य में पोषण होता है। अधिकतर जो जानवर हैं, अधिकतर जो जंतु है, जो बहुकोशिकीय जंतु है, उनमें पोषण इसी प्रकार से होता है। सबसे पहले वो मुख से भोजन ग्रहण करेंगे, मुख में भोजन को चबाने का इनका कार्य होता है। फिर उसके बाद ग्रास नली से आमाशय में जो है वो रस निकलता है, पाचक अमीनो अम्ल, पाचक रस ये निकलते हैं। ये पाचक रस इसको पचाने का कार्य करती है। फिर उसके बाद छोटी आंत से बड़ी आंत में और बड़ी आंत में जो अपचित होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में ये होता है, पाचन होता है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको आप अपनी किताब में जो पूरा व्यवस्थित लिख रखा है
इस वीडियो को देखने के बाद उस किताब को एक बार और अध्ययन कर लेना और आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे या अपने अध्यापक से संपर्क करें। धन्यवाद।